हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग यूपी एपीओ की प्री को पढ़ेंगे। आज यूपी एपीओ की प्री की मेरी पहली क्लास है। ठीक है, आज से प्री की क्लास स्टार्ट है। क्या प्री में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आज हम लोग डिसाइड करेंगे। और प्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को जान लेते हैं। जैसे यूपी एपीओ में होता क्या है कि एक पेपर आता है, 150 नंबर का पेपर आएगा आपका, जो दो पार्ट में बटा रहा होगा। एक तो जीके होगा और दूसरा लॉ होगा। जीके में हमने बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है यूपी एपीओ के संबंध में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे मैं अभी फ़िलहाल सरसरी निगाह से बता देता हूँ कि बेसिक चीज़ इसमें क्या चीज़ें हैं कि आपके एक पेपर होंगे 150 मार्क्स के और 50 नंबर का जीके होगा, 100 नंबर का लॉ होगा। 100 नंबर के जो लॉ में है इसमें 4 पेपर होंगे। ये प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 पेपर होंगे। 35 नंबर्स का आईपीसी रहेगा, 25 का सीआरपीसी रहेगा, 25 का एविडेंस रहेगा और 15 मार्क्स का 15 नंबर का पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये 4 पेपर हैं। इन चारों में आईपीसी की वैल्यू ज़्यादा है प्री के हिसाब से। ठीक है, 35 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर, सबसे कम पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन को हल्के में लिया जाए, नहीं। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन ही आपको ऊपर ले जाएगा, मेरिट में ले जाएगा। देखने में वो कम है 15 नंबर, बट यहीं पे लोग गिरते हैं। बाकी तो सब कर ले जाते हैं जो 3 पेपर इधर हैं आपके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में। बट पुलिस एक्ट आपको कायदे से तैयार करना होगा। एक पुलिस एक्ट, दूसरा जीके, इन दोनों पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आपका एपीओ रुक नहीं सकता, ये मैं बता दूँ आपको। आज मैं यूपी एपीओ में एविडेंस को शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले हम एविडेंस पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी इसको हम देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी, कैसे मुझे आगे चलना है। एविडेंस कोशिश मैं करूँगा कि तेज़ी से लेके चलूँ और कुछ दिनों में एविडेंस को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर हमें दूसरा पेपर भी लगाना है और साथ ही साथ जो हम पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन भी करना है। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कम पढ़िए और उसको कई बार रिवीजन करिए, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो उसमें आपकी पकड़ बनी रहती है। ज़्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन रहेंगी, ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, बट कम पढ़े रहेंगे सॉलिड रहेगा, आएगा आंसर मारते हुए आप निकल जाएंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति में आप न रहिए, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग भी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ क्वेश्चन वही आप अटेम्प्ट करिए जो बिल्कुल आपको आता हो। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट की वैल्यू क्या है ये मैं बता दूं आपको। एक तो देखिए, प्री में 25 नंबर का आ रहा है, 25 मार्क्स का एविडेंस आ रहा है, और मेंस में भी 100 नंबर का अपने आप में अकेले पेपर है एविडेंस। तो आप समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एविडेंस को कायदे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला दिन और आज से ही मेरी प्री की क्लास एविडेंस में पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रहे। आईपीसी ये एविडेंस में आज मैं आपको जो बताऊंगा वो सेक्शन 1 से लेकर 4 तक रहेगा। ठीक है, 1 से 4 तक रहेगा। पढ़ना कैसे है, आप एक तो बेयर एक्ट ले लीजिए और दूसरा आपके नोट्स होने चाहिए। ये 2 चीज़ें आपकी होनी चाहिए प्री के लिए। बेयर एक्ट साथ में रखिए, क्या सेक्शन में है क्या नहीं ये देखते रहिए। दृष्टांत है तो उसको जरूर देखिए आप। ठीक है, ये हो गया, आप नोट्स लीजिए। ये दोनों जब आप कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ जहाँ पे ये पढ़ लीजिए आप, उसके बाद तुरंत आप जो घटना चक्र आती है लॉ की, कई साल के पेपर सॉल्व पेपर होते हैं, बहुविकल्पी टाइप में ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन होते हैं, सभी स्टेट्स के क्वेश्चन उसमें समाहित होते हैं, तो उनको आप सॉल्व करिए। जैसे सेक्शन 1 से 4 तक आपका एविडेंस का दिया हुआ है उसमें, तो 1 से 4 तक मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप पढ़ लीजिए, नोट्स अपना पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट देख लीजिए,
मेरे साथ ही साथ पढ़ते रहिए, बैरेक्ट भी देखते रहिए आप, उससे आपका तैयार हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप आइए घटना चक्र पे, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए अच्छे से और कई बार सॉल्व करिए। मैं बता दूं आपको कि सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जा पाएगा, यदि गया तो सिर्फ आपका नहीं जाएगा, बाकियों का भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप वहाँ मिस करते हैं, जो आता हुआ आप मिस कर जाते हैं, वहाँ आपकी मेरिट डाउन होती है, उसको बचाए रखिएगा। चलिए, तो आज हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये नाम है इसका। इसमें बेसिक चीज जो है उसके विषय में पहले आप जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो बेसिक चीज है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं कभी कभी। पहले आप ये जानिए कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका अधिनियम संख्या क्या है, ये जानते रहिए। आप चाहे एविडेंस पढ़ रहे हैं, चाहे आईपीसी पढ़ रहे हैं, चाहे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, या कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको अधिनियम संख्या जरूर पता होनी चाहिए। तो अधिनियम संख्या पहला हमारा क्या है, एविडेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं, पहला पेपर है हमारा एविडेंस पढ़ाने का, और पहला अधिनियम भी है। तो अधिनियम संख्या 1 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पहला पेपर हमने पढ़ाया था, तो पहला अधिनियम संख्या भी वही होगा। तो अधिनियम संख्या 1 है, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। यहाँ जितनी भी चीजें हैं आप सिंगल नहीं छोड़ सकते, एक सिंगल नहीं छोड़ सकते। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नहीं पढ़ना है, ये सही नहीं है, नहीं, आपको पूरा पढ़ना है इसमें, ये बता रहा हूँ जो मैं। चलिए, अधिनियम संख्या क्या है, 1 है। कुल अध्याय कितने हैं, ध्यान रखिएगा, 11 अध्याय हैं। अब एक चीज और देखिए, 11 अध्याय तो हैं, बट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे ये पूछ दिया स्टॉपेल का नियम किस अध्याय में बताया गया, ये बताइए। सबूत का भार किस अध्याय में है, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजों को पूछा जाता है। तो किस अध्याय में क्या चीज है और कहां से कहां तक, किस सेक्शन कहां से कहां तक वो प्रावधान किए गए हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये सेक्शन जो हम लोग का है अध्याय 11, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 1, ध्यान रखिएगा, अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, और सेक्शन कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। अध्याय 1 है हमारा, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और वह सेक्शन 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किया गया है पहले अध्याय में, ये ध्यान रखिए। पहला अध्याय, पहला अधिनियम संख्या, सेक्शन 1 से 4 तक, ठीक। और अध्याय भी देखिए डबल 1, मजेदार बात ये डबल 1 ये भी। तो अध्याय 11 हो गया। धाराएं 167, 167 कुल धाराएं हैं। भाग कितने हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग कैसे कैसे डिवाइड है उनको भी आप देख लीजिए। तो 1 से 55 तक पहला भाग है। दूसरा भाग सेक्शन 56 से लेकर 100 तक, 56 to 100 गया है। तीसरा भाग 101 से लेकर 167 तक तीसरा भाग। तो टोटल 3 भाग हो गए। क्या हमने पढ़ा, कुल अध्याय 11, कुल सेक्शंस 167, कुल भाग 3, ठीक। अध्याय 11, कुल धाराएं 167, कुल भाग 3। भाग में 1 से 55 तक पहला भाग, 56 से 100 तक दूसरा भाग, फिर 101 से लेकर 167 तक तीसरा भाग, ठीक। इतनी चीजें आपकी कवर हो गई, ये हमने पूरा किया। नेक्स्ट आप देखिए, ये उद्देशिका है, ये बहुत पूछी जाती है आपसे। तो उद्देशिका में ये तीनों चीजें समाहित हैं, समेकन, परिभाषा, संशोधन। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देख लेंगे कि क्या इंग्लिश रखी गई है, ठीक है, उसको आप देखते चलेंगे। तो समेकन, परिभाषा, संशोधन यहां उद्देशिका में बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई है एविडेंस को, या अधिनियमित कब हुआ है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई है तो आप बताएंगे 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई। या आपसे यह पूछा जाए कि अधिनियमित कब हुआ, यह अधिनियम अधिनियमित कब हुआ, तो भी आप बताएंगे 15 मार्च 1872 को यह अधिनियमित हुआ।
जब आपसे पूछा जाए कि लागू कब हुआ या प्रारंभ कब हुआ, तब आप बताएंगे 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सहमति है, यहाँ लागू है। सहमति 15 मार्च 1872 है, लागू 1 सितंबर 1872 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, इस जो अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, यह अधिनियमित किसके द्वारा हुआ? तो यह सर फिट्जजेम्स स्टीफन है के निर्देशन में यह अधिनियमित हुआ है। यह भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। जितनी चीजें मैं बता रखा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पलट के आप देख लेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा, जरूर याद रखिएगा ये सभी चीजें। तो अधिनियमित किसके निर्देशन में? सर फिट्जजेम्स स्टीफन के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। साक्ष्य विधि को और क्या कहते हैं? लेक्स फोरी कहते हैं। लेक्स फोरी का मतलब क्या है? जब मैं आपको पढ़ा रहा था इससे पहले, एविडेंस मैंने पढ़ा है सेक्शन 13 तक का मेंस के हिसाब से पूरा डिटेल में, तो वहाँ मैंने आपको समझाया था, अच्छे से सभी चीज़ों को समझाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेक्स फोरी का मतलब क्या है कि जिस स्थान या जिस देश में मुकदमा चलता है तो उसी स्थान या उसी देश की विधि अर्थात साक्ष्य विधि लागू होती है। ठीक, ये लेक्स फोरी होती है। तो हमारे यहाँ लेक्स फोरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने मूल सेक्शन पे, धारा पे। ये तो बेसिक चीज थी जो आपको एविडेंस के संबंध में जाननी चाहिए। ठीक है, कि कुल धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने, भाग कितने, उद्देशिका में क्या प्रावधान है, कब सहमति प्राप्त हुई, कब लागू किया गया। ठीक, अधिनियम संख्या क्या है, ये अधिनियमित किसके निर्देशन में हुई, लेक्स फोरी है कि क्या कोई अन्य विधि है। तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट आपका, अब सेक्शन 1 से हम लोग देखते हैं 4 तक देखते हैं। आराम से पढ़िए, जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए। अगर बताने लायक रहेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। ठीक है, चलिए, यकीन मानिए अगर हम मेरे साथ डेली रूटीन में हैं, डेली रूटीन में आप हैं मेरे साथ, तो आप देखेंगे कि आप खुद एक अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। चलिए, बट जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना होगा। अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कम से कम इसकी 1/4 मेहनत आपको करनी होगी। चलिए, सेक्शन 1 में क्या है? 3 चीज़ों की बात की गई, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 1 में 3 चीज़ों की बात की गई। क्या क्या? संक्षिप्त नाम, क्या नाम है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये नाम है। विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर है विस्तार। पहले क्या हुआ करता था, हम लोग क्या पढ़ते थे? जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अब क्या है? जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द को हटा दिया गया है। कब इसका लोप कर दिया गया? तो 2019 से इसका लोप कर दिया गया है। ये ध्यान रखिए, ये डेट पूछी जा सकती है, सन आपसे पूछा जा सकता है कि कब लोप किया गया। तो 2019 में ये लोप कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया? संपूर्ण भारत पर यह लागू है। प्रारंभ कब है? मैंने बताया 1 सितंबर 1872 से यह प्रारंभ हुई है, लागू हुई है। तो नाम, विस्तार, प्रारंभ, ये 3 चीज सेक्शन 1 में बताई गई। अब क्या इसमें कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम जो है कहाँ लागू नहीं है, ये देखते हैं। कहाँ लागू नहीं है? तो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट के अधीन गठित सेना न्यायालयों की कार्रवाइयों में लागू नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें लागू नहीं है। ये कायदे से पढ़िएगा, यही जो भी स्टूडेंट होते हैं यही कंफ्यूज होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ लागू नहीं है, 1 2 3 4 जगह लागू नहीं है। और इसमें एक मैंने और जोड़ा है जो कि एविडेंस यहाँ बेयर एक्ट में नहीं है, वो आप जोड़ सकते हैं कि प्रशासनिक अभिकरणों में भी यह एविडेंस एक्ट लागू नहीं है। ठीक है, यहाँ इतनी चीजें लागू नहीं है। अब बात आती है कि कहाँ लागू है, तो लागू कहाँ है? न्यायिक कार्रवाइयों में लागू है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, और अवमानना की कार्रवाइयों पर लागू है। ये 2 जगह एविडेंस एक्ट को लागू किया गया है। ठीक, तो इतनी चीजें आपकी सेक्शन 1 में आपको पढ़नी है। ठीक है,
अब सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 है, ये पूछा गया है पिछली बार क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निरसित किया गया है, इसको कब किया गया? 1938 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 1938 में इसे रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है सेक्शन 2 को। सेक्शन 3 क्या है? निर्वचन खंड है आपका, डिफिनेशन क्लॉज समझ लीजिए आप। सेक्शन 3 कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो निर्वचन खंड है या परिभाषा खंड है वो किस सेक्शन में है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ये पता है कि सेक्शन 3 में बताया गया है टोटल कितने शब्दों का है यूज़ किया गया है, अर्थात कि कितनी चीज़ों को बताया गया है। तो आप देखेंगे कुल 8 चीज़ों को हमने ये एक में कर दिया है। इन सब चीज़ों को यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से हो जाएगा, नहीं तो कुल 8 चीज़ों को बताया गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। 3 में सबसे पहला बताया गया न्यायालय। न्यायालय क्या है? न्यायालय के अंतर्गत 3 लोग हैं, सभी न्यायाधीश शामिल हैं, मजिस्ट्रेट हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। तो 3 लोग शामिल माने गए। कौन कौन? सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति सेक्शन 3 के फर्स्ट में न्यायालय के अंतर्गत माने जाते हैं। बट किसे न्यायालय के अंतर्गत नहीं माना जाता? वो मध्यस्थ को आर्बिट्रेटर को न्यायालय के अंतर्गत नहीं माना जाता, इसलिए क्रॉस होने लगाया है कि ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सेकंड हम देखते हैं, ये तो न्यायालय हो गया। फिर तथ्य हमने देखते हैं। तथ्य में 2 चीज़ें, एक भौतिक तथ्य, दूसरा मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य क्या होता है इसके विषय में भी हमने बताया था आपको। भौतिक तथ्य क्या है? कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो भौतिक तथ्य के अंतर्गत है। कोई हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत। मानसिक तथ्य क्या है? मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मानसिक तथ्य कहलाता है। इन दोनों का एग्जाम्पल, जो दृष्टांत है वो दिया गया है कि कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, कपट पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये हुआ तथ्य के विषय में। अब आगे हमने पढ़ा सुसंगत तथ्य होता है, फिर विवादक तथ्य है। इसके क्या क्या है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम नहीं जाते हैं, बस ये पता रहे कि कैसे कैसे ये सीरियल वाइज आ रहा है। न्यायालय हो गया, तथ्य हो गया, तथ्य में फिर सुसंगत तथ्य हो गया, विवादक तथ्य हो गया, फिर दस्तावेज हो गया। दस्तावेज में देखिए, दस्तावेज में क्या हो गया, हमने अपने तरीके से बता दिया कि दस्तावेज अच्छा होता क्या है। दस्तावेज के विषय में हमने भी पढ़ रखा है कि कोई पदार्थ होता है, किसी पदार्थ में जब आप लिखते हैं अक्षरों द्वारा या शब्दों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से आप उस पदार्थ पर लिखते हैं, तो उस वह पदार्थ क्या कहलाता है? दस्तावेज कहलाता है, ठीक है। तो दस्तावेज में हम लोक दस्तावेज आगे पढ़ेंगे, प्राइवेट दस्तावेज। ये 74 में लोक दस्तावेज है और 75 में प्राइवेट दस्तावेज है, ठीक है। यहीं पर ये दोनों सेक्शन भी आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, साक्ष्य की डिफिनीशन दी गई। डिफिनीशन तो नहीं दी गई, साक्ष्य का यह शब्द रखा गया। साक्ष्य में क्या 2 चीज़ें बताई गई, एक मौखिक साक्ष्य बताया गया और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य बताया गया। मौखिक साक्ष्य के विषय में देखिए, यहाँ मैंने अपने तरीके से बनाया है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना कहाँ है? 59 में ये पढ़ेंगे आप। तो ये 2 सेक्शन आपके यहीं तैयार हो जाएंगे। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, सेक्शन 59। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, सेक्शन 60, ठीक है। सेक्शन 60 में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। फिर दस्तावेजी। दस्तावेजी क्या है कि न्यायालय के समक्ष जब निरीक्षण के लिए वो समस्त जब दस्तावेज आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य में आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दस्तावेजी हो गया तो साक्ष्य में हमने क्या पढ़ा? मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पढ़ा, ठीक है। साक्ष्य में और भी चीज़ें हैं, प्राथमिक साक्ष्य है और द्वितीयक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य का प्रावधान 62 में किया गया है,
62 में, और द्वितीयक साक्ष्य का प्रावधान 63 में किया गया है, 63 में। देखिए ऐसे आपके फुटकर आगे खुद वैसे ही याद हो जा रहे हैं। आगे के जो सेक्शन है, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहीं पे हमने नोट डाउन कर दिया। तो आप जब सेक्शन 4 तक रिवीजन करेंगे तो इसको भी साथ में पढ़ ले जाएंगे। फुटकर में ये सब फ्री में मिल गए आपको, ये सब सेक्शंस ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो साक्ष्य हमने पढ़ा था, साक्ष्य में फिर प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य 62, द्वितीय साक्ष्य 63, ठीक, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। साबित मतलब प्रूव, ना साबित डिसप्रूव, साबित नहीं हुआ नॉट प्रूव्ड। इसके विषय में हमने पढ़ा था, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो इतनी 3 चीज़ों को आप जानते रहिए क्या क्या चीज़ें हैं। लास्ट हमने बताया ये भारत है, भारत के विषय में बात किया गया लास्ट। तो कुल 8 पॉइंट है यहाँ पर सेक्शन 3 में, कुल 8 पॉइंट है। 8 में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। न्यायालय है, न्यायालय है, तथ्य है, सुसंगत है, विवादक है, दस्तावेज है, साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है, फिर क्या है साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ है, फिर लास्ट भारत है। ठीक, इतनी चीज़ें हैं आपका। देखिए साक्ष्य के अंतर्गत है, सॉरी साक्ष्य के अंतर्गत ही दस्तावेजी है। तो साक्ष्य हो गया, उसके बाद साबित, ना साबित, फिर भारत। ये 8 पॉइंट आपके सेक्शन 3 में है। इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो इस तरीके से ना पढ़िए, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मोबाइल को इस तरह आप करिए, ठीक है, फ्री पूरे स्क्रीन पे जब आपका दिखने लगे वीडियो, ऐसे पढ़ेंगे तो ये पूरा बड़ा दिखेगा आपको, ऐसे पढ़ेंगे तो छोटा दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। जब ऐसे मोबाइल कर लेंगे तो ये पूरा आपको दिखेगा, बड़ा दिखेगा, चीज़ें स्पष्ट आपको पता चलेंगी। क्योंकि बोर्ड तो है जितना बड़ा है, मैं कोशिश किया हूँ कि बड़ा लिखूँ, बट ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। ऐसे कर लेंगे मोबाइल तो ठीक रहेगा, पूरा बड़ा दिखेगा आपको। लास्ट देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 3 चीज़ों की बात की गई। क्या क्या है? उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, निश्चायक सबूत, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये 3 चीज़ों की बात की गई। उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ, 3 चीज़ें। अब इसे पकड़ेंगे कैसे आप? कभी कभी ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे प्रिज्यूम पहले था या शैल प्रिज्यूम पहले था, ये हमें दिक्कत होती है। और जब वो दिक्कत हो गई तो बाकी चीज़ें दिक्कत कर देती हैं हमें। या हिंदी का कभी कोई दिक्कत हो जाता है कि उपधारणा करेगा पहले था कि उपधारणा कर सकेगा पहले था। इस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए जो सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं वो पहले आते हैं। हिंदी में देखिएगा, हिंदी वाले जो हैं उपधारणा कर सकेगा, ये 3 शब्द हैं, 1 2 3, ये 3 शब्द हैं। तो ये पहले आया, उपधारणा कर सकेगा पहले लाया, उपधारणा करेगा उसके बाद आएगा। और निश्चायक सबूत तो आप पकड़ ही लेंगे, इसको तो इधर उधर करेंगे नहीं, क्योंकि निश्चायक सबूत लास्ट में है, इसको आप पकड़ लेंगे, ये अलग ही है। और हिंदी वाला नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश वाले समझिएगा। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप इंग्लिश पकड़िए, हिंदी के अलावा। इंग्लिश आएगा ही आएगा आपको, हिंदी दिया है तो इंग्लिश उसकी लिखी रहेगी एक तरफ, क्योंकि डुअल मोड में आता है जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश पकड़िएगा। तो इंग्लिश में देखिए ये AM ये S, पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल में? अल्फ़ाबेटिकल जब ABCD आप पढ़ेंगे तो पहले कौन आता है? पहले M आता है, ठीक है, ये M आता है। तो इसको पहले रखिए। तो मे प्रिज्यूम पहले है, पहले है तो उपधारणा कर सकेगा भी पहले है। तो ऐसे आप पकड़ लेंगे इसको, उपधारणा मे प्रिज्यूम पहले है, शैल S बाद में आता है, तो ये शैल प्रिज्यूम है। इसको तो आप पकड़िए, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए उपधारणा कर सकेगा, तो ये क्या होता है? ये न्यायालय का विधिक एक विवेकाधिकार होता है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करे या ना करे ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। ये तथ्य की उपधारणा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये क्या है? ये तथ्य की उपधारणा है, ये तथ्य की उपधारणा है। यहाँ मे प्रिज्यूम में ये तथ्य की उपधारणा है, न्यायालय का विवेकाधिकार है कि उपधारणा करे अथवा न करे, फिर भी दूसरे पक्षकार द्वारा खंडित करने का मौका दिया जाता है चीज़ों को, ठीक है।
और इससे संबंधित जो सेक्शन है मैंने एक साइड में लिख दिया है, सेक्शन 88, 88A, 113A, 114, ठीक है। तो ये सेक्शन कहाँ से रिलेटेड है? मे प्रिज्यूम से संबंधित है। इनको भी आप यहीं पे याद कर सकते हैं कि ये सेक्शन है जो कि मे प्रिज्यूम से संबंधित है। देखिए आगे के सेक्शन भी आपको यहीं पे याद हो जा रहे हैं। सेक्शन 4 में ही कितने सेक्शन आपके याद हो जा रहे हैं। उपधारणा करेगा क्या मतलब है? ये विधिक बाध्यता होती है। उपधारणा करेगा हो या तो निश्चायक सबूत, इन दोनों में विधिक बाध्यता होती है। विधिक ये विधिक उपधारणा है, ठीक है। विधिक बाध्यता नहीं, विधि उपधारणा है, सॉरी विधि उपधारणा है। उपधारणा करेगा में विधि की उपधारणा है, तो विधि की उपधारणा दोनों में है। उपधारणा करेगा और आपका निश्चायक सबूत, इन दोनों में है, विधि की उपधारणा है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ विवेकाधिकार नहीं होता न्यायालय के पास। उपधारणा करेगा में और निश्चायक सबूत में, सिर्फ इसमें होता है विवेकाधिकार न्यायालय का, इसमें नहीं है। तो विधिक आपकी उपधारणा है, दोनों में है, यहाँ विवेकाधिकार नहीं है, फिर भी दूसरे पक्षकार द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें कुछ सेक्शन हैं जैसे 113B हो गया, 114A हो गया, 107 हो गया और 108 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट आपका निश्चायक सबूत की बात की गई है। निश्चायक सबूत कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या होता है कि विधिक उपधारणा होती है, मतलब न्यायालय को उपधारणा करना विधिक बाध्यता है यहाँ पर, और दूसरे पक्षकार को जो साक्ष्य या सबूत दे रहा है उसको मना किया जाता है, वो नहीं दे सकता वहाँ पर, ठीक है। यहाँ मनाही की गई है। तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन है ये आप देख लीजिए। 41 हो गया, 112 हो गया, 113 हो गया और सेक्शन 82 ऑफ IPC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपकी सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो टोटल हमने देखा सेक्शन 1 से लेकर 4 तक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके विषय में हमने जाना। ये बेसिक चीज़ ऊपर वाला जो आप है उसको नहीं छोड़ सकते, प्लस नीचे के जो सेक्शन 1 से 4 तक मैंने बताया इसको आप नहीं छोड़ सकते। इसमें जो दृष्टांत होंगे उनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका विवादित तथ्य में होगा, कुछ दृष्टांत होगा, दस्तावेज में होगा, इसमें एक कैरिकेचर शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कैरिकेचर ये पूछा जाता है और पूछा गया भी है, कैरिकेचर क्या है, तो इसमें आप देख लीजिएगा दस्तावेज में होगा, ठीक है, दृष्टांत होंगे। तो ये चीज़ें पूरी आपकी हैं। तो देखिए इतना जैसे हम कवर कर चुके, सेक्शन 1 से 4 तक हमने कवर किया। आप पढ़ लेंगे, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, बैरक उठा के एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। और इतनी चीज़ें करने के बाद जो मैंने पढ़ाया, फिर से आप बैठिए चुपचाप, A4 पेज उठाइए और लिखिए कि ये सेक्शन में ये सेक्शन में ये है, तो अगर इस सेक्शन में ये है तो अगर कोई पार्ट बटा हुआ है तो उसको करिए। जैसे उदाहरण सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन है तो कितने भाग में बटा है, 3 पार्ट में कौन कौन से हैं, उससे संबंधित अगर सेक्शन है तो वो भी वहाँ लिख लीजिए A4 पेज पे ही बनाकर, ठीक है। ये तरीका है पढ़ने का। और इसके बाद जब आप इतना कर लीजिए उसके बाद आप आ जाइए घटना चक्र पर। घटना चक्र अब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, इतना हो गया। अब 1 से 4 तक मैं आपको घटना चक्र भी सॉल्व कराऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे समझा जाए क्वेश्चन को। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको घटना चक्र को PDF के रूप में उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें बतानी थी आपको। आगे हम लोग देखेंगे 4 के बाद जो भी सेक्शन है, देखता हूँ कहाँ तक लेके चल सकते हैं, उतना चलेंगे हम फिर, और थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आप भी थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।